कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल, बाल बच्चे राजी खुशी। चलो जी। तो आज की कथा शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फ्री कंसेंट। कल क्लास इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कल एक्चुअल में मैं सारा सिस्टम ना स्ट्रीमलाइन करने में लगा हुआ था कि पेपर्स वगैरह जैसे ही अब मैं क्वेश्चन दूं इमीडिएटली चेक होना शुरू हो जाएं, क्योंकि मेरी पूरी टीम इंटर में लगी हुई थी पेपर चेक करने में। अब इंटर के चेक हो चुके हैं, अब फाउंडेशन के डेडिकेटेडली चेक होने शुरू हो रहे हैं। आज से आपको कॉपीज आना शुरू हो जाएंगी एंड अब से हम क्वेश्चन भी देना शुरू कर सकते हैं। तभी मैंने क्लास का कल एक ऑफ रखा था कि मैंने कहा सारा स्ट्रीमलाइन हो जाए। अब नाउ द प्रोसेस इज मोर और लेस स्ट्रीमलाइन। चले शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नाम है उसका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सॉरी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कह रहा हूं, फ्री कंसेंट। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं फ्री कंसेंट। आज एक क्वेश्चन मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का, और 2 क्वेश्चन दूंगा फ्री कंसेंट के ऊपर। ठीक है, चले लेट अस स्टार्ट। फ्री कंसेंट। अच्छा, ये जो वर्ड है फ्री कंसेंट, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है कंसेंट और दूसरा है फ्री कंसेंट। तो कंसेंट और फ्री कंसेंट ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, बिल्कुल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसेंट को डिफाइन करते हुए क्या कहता है कि जब 2 व्यक्तियों के आपस में विचार मिल जाएं, दोबारा बोलता हूं कि जब 2 व्यक्तियों के आपस में विचार मिल जाएं, मतलब वो इस बात पे एग्री हो जाएं कि क्या बिकना है, क्या खरीदा जाने वाला है, तो इसे कहते हैं कंसेंट। और लैटिन में इसी को ही कहते हैं कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम। तो यानी कि जब 2 or more people are said to consent when they agree on the same thing in the same sense, this is also called as consensus ad idem। अगर कभी कंसेंट नहीं है तो ध्यान रखना एग्रीमेंट वॉइड होता है। दोबारा बोलो, अगर कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट वॉइड होता है। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट क्या होता है? अच्छा, फ्री कंसेंट तब मानी जाती है व्हेन द कंसेंट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री अगर वो इन तरीकों से प्राप्त नहीं की गई है। कौन से? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। यानी कि अगर इन 5 तरीकों से कंसेंट प्राप्त नहीं की गई है तो फिर वो फ्री कंसेंट, प्राप्त की गई है तो वो फ्री कंसेंट है, अदरवाइज वो फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है जी। तो फ्री कंसेंट के अंदर पहले तो एक कंसेंट आया, मतलब कंसेंट तो है, क्या बिकना है, खरीदा जाने वाला है, ये दोनों पार्टीज को क्लियर है, बट वो कंसेंट गलत तरीके से ऑब्टेन की गई है, डेट इज वाई फ्री कंसेंट का इशू आया। ठीक है जी। अब आता है इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब इनमें से 4 तरीके, पहले 4 तरीके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल। मिस्टेक में अलग पॉइंट रहेगा, बट इन 4 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चल सकते हैं। चले अब हम सबसे पहले आते हैं कोर्शन पर। कोर्शन का मतलब हिंदी में होता है धमकाना। ये आप ये जितने भी अमरीश पुरी या प्रेम चोपड़ा सभी फिल्मों में देखते होंगे कि मैंने तेरे बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है, अपना बच्चा चाहता है तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। ये क्या है? कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या है? कमिटिंग या फिर थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब कोई कांड कर देना या कांड करने की धमकी देना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा बच्चा उठा लिया है या मैं तुम्हारे बच्चे को उठा लूंगा। कोई ऐसा काम करना विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड, यानी कि जो इंडियन पीनल कोड में अपराध है, जो करना सख्त मना है, परंतु आप वो कर गुजरे हो, तो इसे क्या कहते हैं? कोर्शन कहते हैं। दूसरी बात, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। जब आप किसी की प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लेते हो या फिर प्रॉपर्टी में कब्जे में लेने की धमकी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर के कागजात मेरे पास हैं, जब तक 1 लाख रुपए नहीं दोगे कागज नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पे कब्जा कर लूंगा। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी के कागजों, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की धमकी देना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े।
तो अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। पहले यहां पर अब फटाफट कोर्शन मेरे साथ पढ़िएगा, एक बार मन में रिकॉल कीजिएगा। कोर्शन बाहर से बंद कर जाना। कोर्शन का मतलब इट में बी डिफाइंड एज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड। सेकेंड बोलो, थ्रेटनिंग सॉरी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, चलिए अब कोर्शन कौन एक्सरसाइज कर सकता है और किसके अगेंस्ट में एक्सरसाइज हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कोर्शन जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ही एक्सरसाइज करे, इवन अ स्ट्रेंजर में एक्सरसाइज कोर्शन। यस, किसके अगेंस्ट कोर्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अगेंस्ट ही करो, इवन इट में बी एक्सरसाइज इवन अगेंस्ट अ स्ट्रेंजर। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 की प्रॉपर्टी है। अब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 1 कहता है कि भैया मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर तूने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। तो क्या मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी 2 की कंसेंट प्रभावित हो रही है? यस, तो ये कोर्शन है। यस, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को धमका रही है। फिर केस नंबर 2 आइएगा, एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कहती है कि ये मकान मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं तेरे बेटे को गोली मार दूंगा। अब कोर्शन किसके अगेंस्ट हो रहा है? स्ट्रेंजर के। अच्छा, कौन कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यानी कि कोर्शन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है, स्ट्रेंजर के अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। आगे फिर अगला केस देखिएगा। ये स्ट्रेंजर कहता है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को कि मकान जो है मेरे मालिक के नाम कर दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कोर्शन कौन कर रहा है? स्ट्रेंजर। किसके खिलाफ कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि कोर्शन कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, कोर्शन किसी के अगेंस्ट भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। हालांकि ये एमसीक्यू के जमाने में ये लाइन बड़ी रेलेवेंट थी, आजकल ज्यादा रेलेवेंट है नहीं, बट फिर भी समझ लेना कि कोर्शन मे प्रोसीड्स फ्रॉम एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर। बस ये छोटी सी लाइन ध्यान रख लेना और कुछ नहीं। आगे फिर कोर्शन के कुछ इंग्रेडिएंट है, मतलब जरूरी बातें हैं कोर्शन के लिए। अच्छा, क्या होता है कोर्शन में? पहला, इसके अंदर आता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट जो कि फॉरबिडन है बाय द इंडियन पीनल कोड। ये कोर्शन की डेफिनेशन में आता है, ऑलरेडी हमने देख लिया। फिर इसके अंदर आता है अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति का नुकसान करना, तो ये भी कोर्शन के अंदर आता है। फिर इंटेंशन क्या है? ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, यानी कि आप इस तरीके से मजबूर कर रहे हो किसी को एग्रीमेंट करने को। एंड इट इज टू बी नोटेड दैट इट इज इमैटेरियल। हाँ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इनफैक्ट सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आपसे पूछे एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कोर्शन, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट खास रेलेवेंट है, ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं कि जहां पर कोर्शन हुआ हो वहां पर इंडियन पीनल कोड हो। इंडियन पीनल कोड वहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप भारत के आसमान में नहीं, यूएसए से आते हुए बीच फ्लाइट में यहां पर कहीं पर कोर्शन एक्सरसाइज करते हैं। सवाल उठा प्रॉपर्टी इंडिया में है, यस, तो फिर कोर्शन है, यस, कोर्शन माना जाएगा। चाहे बेशक आपने इंडिया के आसमान में कोर्शन नहीं किया, यानी कि जहां पर आपने कोर्शन एक्सरसाइज किया वहां पर इंडियन पीनल कोड नहीं लगता था, बट फिर भी कोर्शन होगा, यस। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत? अभी लिखी हुई है, कॉपी ध्यान से सर्च कर, लिखी हुई है ये लाइन, नालायक। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोर्शन।
परिणाम क्या होंगे, कोर्शन के परिणाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है उस पार्टी की ऑप्शन पर जिसकी कंसेंट आपने गलत तरीके से प्राप्त की है। क्या मैं कह सकता हूं कि उस पार्टी के पास दो ऑप्शन है, वो चाहे तो हां कर सकता है, वो चाहे तो ना कर सकता है। अगर वो हां करता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बट अगर वो ना करता है तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या यहां पे भी हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक और कॉन्सिक्वेंसेस आता है कोर्शन का, वो क्या कि भैया अगर कोर्शन होता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी बेनिफिट मिले हैं, अगर कोर्शन के अंदर एग्रीड पार्टी मना करती है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो जो भी बेनिफिट है वो वापस करने पड़ेंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। कोर्शन के अंदर अगर एक पार्टी मना कर देती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो जो भी बेनिफिट है वो सब लौटाने पड़ेंगे। यस, यानी कि ऑल द बेनिफिट मस्ट बी रीस्टोर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए जय की कार को अगर अमन कोर्शन करके एक्सरसाइज करके लाया है, कोर्शन एक्सरसाइज हुआ, ये कार ले गया और बदले में 1 लाख रुपए दे गया। अगर जय कहता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मना करना चाहता है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है। पहली बात, कार वापस आएगी जय के पास और 1 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे अमन को। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कोर्शन के अंदर आता है। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे। फिर हमारे पास अगला टॉपिक आता है, नाम है जिसका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस पे सबसे ज्यादा सवाल बनने की संभावना है आज की डेट में एग्जाम के अंदर, अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर। अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर वो पूछे तो फिर मैं कहता हूं अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा, जब दोनों पार्टीज के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि एक ऐसी पोजीशन में है कि वो नाजायज फायदा उठा सके दूसरे की इच्छाओं का, और वो दूसरे की इच्छाओं का ये फायदा उठा भी ले। दोबारा बोलिए, अगर मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि दोनों में से एक इस सिचुएशन में है कि वो दूसरे की विल पर डोमिनेट कर सके, मतलब दूसरे की इच्छाओं पर काबू पा सके, और वो ये नाजायज फायदा उठा भी ले। अब यहां पर एक चीज बड़ी जरूरी है, वो क्या कि दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। अच्छा, रिलेशनशिप, कितने तरीके के ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जा सकता है कि भाई यहां तो बनता है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस 3 तरीके के रिश्तों में बनता है। पहला, अगर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे पेरेंट्स एंड चाइल्ड, मास्टर एंड सर्वेंट, ये हो गया। दूसरा, जब एक पार्टी दूसरे के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है। फिड्यूशरी मतलब विश्वास वाले रिश्ते, विश्वास के रिश्ते, जब दो पार्टीज के बीच में ना विश्वास वाला रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, स्पिरिचुअल गुरु एंड हिज डिसिपल्स, मतलब गुरु और चेला, जब इस तरीके के रिलेशनशिप है। और तीसरा वो सिचुएशन है जब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी दूसरी पार्टी से जिसकी हालत बहुत खराब है, मतलब हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परली और परमानेंटली अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि बंदा बीमार है, इलनेस है, एज है, या फिर शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट चल रहे हैं। तो ऐसे समय में मेडिकल अटेंडेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है किसके ऊपर? पेशेंट के ऊपर। किसके ऊपर कर सकता है? पेशेंट के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं आता? चले, बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट, यानी कि अगर मैं बात करूं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए क्या क्या जरूरी है, तो मैं कह सकता हूं कि पहली बात तो पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में होनी चाहिए। बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? एक पार्टी जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, रिलेशनशिप होना जरूरी है। यस, रिलेशनशिप होना जरूरी है और एक पार्टी का डोमिनेटिंग पोजीशन में होना भी जरूरी है। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन है जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकते हैं,
वो क्या होता है, जैसे हमने रियल अथॉरिटी फिड्यूशरी रिलेशनशिप मेंटली डिस्ट्रेस तो कर दिया, एक अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स भी होते हैं या ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। अच्छा, अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, मतलब जब आप पैसा ब्याज पे देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने कहा सर पैसा चाहिए, ब्याज ले लो। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, मैं 10% महीने का ब्याज लूंगा। क्या ये गलत नहीं है? आप किसी की सिचुएशन का इतना गलत फायदा उठा रहे हैं कि 10% महीने का ब्याज, ये तो बहुत नाजायज ब्याज है। साल का 120%। वो बंदा, कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे 120% का रिटर्न निकलता है? कोई है ऐसा बिजनेस जो साल में डबल हो जाता है? कोई भी नहीं। तो फिर ये गलत नहीं है? गलत है। तो इसलिए अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स इन्हें कहा जाता है जब आप मनी लेंडिंग करते हैं एट द एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनकॉन्शनेबल नेचर का है। तो फिर हम ये मान के चलेंगे, इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द लॉ दैट कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ही प्राप्त की गई है। ये मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर होता है। ठीक हो गई इतनी बात, और आगे बढ़िएगा। अब आता है कॉन्सेप्ट बर्डन ऑफ प्रूफ। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कौन प्रूफ करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन, कि डोमिनेंट पोजीशन तो थी ही नहीं, टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताना, ये गुरु है, ये चेला है। गुरु ने चेले को कहा कि अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दे। प्रॉपर्टी दे दी चेले ने, बदले में गुरु ने 5 लाख रुपए दे दिए। चेले के पास कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल था, चेले ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया, रिसाइंड करना चाहता था, कोर्ट में गया। बताइए किसे प्रूव करना पड़ेगा और क्या? बताओ जी फटाफट। सोचो सोचो सोचो, किसे प्रूव करना पड़ेगा? विल लाई ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा जो कि दूसरे की पोजीशन को जिसकी पोजीशन डोमिनेटिंग पोजीशन है, जिसकी पोजीशन डोमिनेंट पोजीशन है। बट ये इंस्टीट्यूट ने अधूरा लिखा है यहां पर। वो क्या एक्चुअल में क्या है कि जब हम बात करते हैं अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शंस की, मनी लैंडिंग ट्रांजैक्शंस की, तो मनी लैंडिंग ट्रांजैक्शंस में डोमिनेटिंग पार्टी को प्रूव करना पड़ता है कि भैया वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं किया है। बाकी केसेस में किसे प्रूव करना पड़ता है? दूसरी पार्टी को, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाह रही है। बट आईसीआई में यहां पर पॉइंट थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है। वो कहते हैं कि हाँ जी, जो भी पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, तो आप इसी को ही मान के चलना जो आईसीआई कह रहे हैं, मार्क्स क्योंकि इसी पे देंगे, अब क्या कर सकते हैं दिल पे पत्थर रखकर। तो फिर मैं कह सकता हूं अनड्यू एडवांटेज के केस में कौन प्रूव करेगा? द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। यानी कि इन्होंने दो केसेस में अलग अलग बांटा ही नहीं है, सिंपल लिख दिया कि जो भी पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। ये पॉइंट जबकि केवल अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन में लगता है, बाकी जगह पे नहीं लगता। बट ठीक है, अब भला है बुरा है जैसा भी है, अपना आईसीआई अपना है। पढ़ के बताओ कोई दिक्कत? बढ़ सकते हैं आगे। फिर आते हैं अगली पावर, पावर टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। अभी हमने कहा कोर्शन अगर हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हाँ जी, गुरु विल प्रूव कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। चलिए, पावर टू सेट असाइड, पावर टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस। हाँ जी, अब सुनना जी,
लॉ कहता है, और वैसे ये बर्डन ऑफ प्रूफ छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो। हाँ जी, ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट है, सेक्शन 19 कैपिटल है, बहुत रेलेवेंट है, ये सुनना। कोर्शन के अंदर क्या होता है? कोर्शन के अंदर एक चीज होती है कि जब जब कोर्शन होता है और अगर कोई पार्टी रिसाइंड करना चाह रही है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रही है, तो वो पार्टी क्या कर सकती है कि वो कैंसिल तो कर सकते हैं मगर सारे बेनिफिट रीस्टोर करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सारे बेनिफिट वापस करो। परंतु यहां पर अगर चेला इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना चाह रहा है तो बताइए क्या कराओ? ऑप्शन क्या है? रिसाइंड करेगा तो चेला, पहली बात तो प्रॉपर्टी तो तुझे वापस मिल जाएगी, दूसरी बात तेरे साथ गलत हुआ है। अब रहा ये 5 लाख का क्या होगा? अच्छा, गुरुजी ने प्रॉपर्टी ली थी, तुझे 5 लाख दिए थे। अब यहां पर कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। कोर्ट चाहे तो कह सकता है कि पूरे वापस करो, 100% रिफंड। कोर्ट चाहे तो कह सकता है कुछ भी वापस मत करो, नो रिफंड। कोर्ट चाहे तो ये भी कह सकता है कि पार्शियल अमाउंट रिफंड कर दो। यानी कि सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। बताइए कोई भी दिक्कत? तो पावर टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय द अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब जब अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तब तब हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं? तब तब अधिकार हैं कि कोर्ट की शरण में जाएंगे और कोर्ट क्या कर सकता है? वहां पर आदेश दे सकता है। क्या कोर्ट आदेश दे सकता है कि भैया पूरा वापस करो, अधूरा वापस करो, या कुछ भी वापस मत करो। When the consent to an agreement is caused by the undue influence, एग्रीमेंट वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है, जिसकी कंसेंट भी गलत तरीके से प्राप्त की गई है। या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड किया जा सकता है एब्सोल्युटली, यानी कि 100% रिफंड करवाया जा सकता है। इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म एंड कंडीशन एज टू द कोर्ट में सीम्स जस्ट। भाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। वो चाहे तो 100% वापस कर दे, या फिर कुछ भी वापस ना करवाए, या फिर पार्शियल अमाउंट वापस करे। ये सब कुछ कोर्ट की इच्छा पे डिपेंड करता है। यहां पर ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास सिनेरियो आता है फ्रॉड का, सेक्शन 17 फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब जब आप झूठ बोल रहे हो और आप जानते हो कि आप झूठ बोल रहे हो, आपकी इच्छा है सामने वाले को धोखा देना। यानी कि आप झूठ बोल रहे हो जानते हुए कि आप झूठ बोल रहे हो, परंतु इंटेंशन सामने वाले को धोखा देना है। ओके, फ्रॉड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पहला, फ्रॉड के अंदर आता है जब आप किसी को कोई वादा करते हो परंतु आपकी इंटेंशन नहीं है उस वादे को परफॉर्म करने की। वादा किया परंतु इंटेंशन है नहीं परफॉर्म करने की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नोरा से विवाह कर लिया। नोरा से विवाह करते ही मैं जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पंडित जी ने बोला मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम कुंडलिकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा दोस्त देखा शर्त जीत गया ना नोरा को मैंने जीत लिया। नोरा हैरान, उसने कहा क्या तुमने जीत लिया? मतलब क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते थे? मैंने कहा जाना, कौन करना चाहता था? ये तो शर्त लगी थी कि नोरा से विवाह कर, तो मैंने करके दिखा दिया। और क्या, टैलेंट दिखाना था, दिखा दिया। 5 करोड़ की शर्त थी। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, बट ये रियल घटना थी। शिरेन वर्सेस जॉन्स की, केस का नाम याद नहीं करना। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। प्रॉमिस मेड हाँ जी, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ठीक है जी। तो इसमें ये फ्रॉड के अंदर आता है, यस। दूसरी बात, एनी इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। एनी इंटेंशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जब आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो तो ये भी फ्रॉड आता है, यस। फिर तीसरा, कोई भी और एक्ट जो कि किसी भी एक्ट में लिखा हो कि ये फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंपनीज एक्ट में मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया तो वो फ्रॉड होता है। कोई भी चीज जो कहीं भी फ्रॉड है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी फ्रॉड कहलाएगी। यानी कि कोई भी एक्ट जो कि किसी भी और लॉ में स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड है फ्रॉड के रूप में, तो वो यहां भी फ्रॉड है। यानी कि अगर कंपनी एक्ट में फ्रॉड है तो यहां पे भी फ्रॉड है, ठीक है जी। आगे,
सेक्शन याद करना है। देखो अगर आप करना चाहते हो तो कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन चारों के सेक्शन याद कर लो तो अच्छा है, अच्छा है, थोड़ा स्टाइल बढ़ जाएगा। और नहीं कर सकते तो छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड, हाँ जी, क्या क्या एलिमेंट है फ्रॉड के लिए? पहला, आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये झूठ है। आप कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, मेरी कार खरीद ले यार, मेरी कार खरीद ले, क्या कार है, कसम से बनाने वाले ने क्या कार बनाई है, इंजन तो ऐसा है कि भाई कभी जिंदगी भर खराब ना हो, पेट्रोल ऐसा एक बार भराओ सालों साल चलता रहता है। यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो कि झूठ है। यह रिप्रेजेंटेशन किसी फैक्ट से रिलेटेड है, इंजन, टायर, कार, इन चीजों से रिलेटेड है। रिप्रेजेंटेशन कब हो रहा है? बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और इच्छा क्या है? किसी और पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने से पहले आप ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपकी इच्छा है कि सामने वाली को, पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जा सकते। ठीक है जी, चलिए। अब ये कैसी क्वेरी आ रही है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब तक रिवाइज हो जाएगा? एक काम कर, आज बाकी घर से कर लियो, ठीक है? ये क्या क्वेरी है यार? चलता रहे, साथ में चलता रहे, काम चल रहा है, काम वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर कब तक कंप्लीट हो जाएगा? एक काम कर, बाकी घर से कर ले, यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आ जाइए। ये कैसी क्वेरी है यार? चले, नालायक को फिल्म देखने जाते हो तो शुरुआत में नंबरिंग देखकर ये कहते हो कि फिल्म कब खत्म होगी। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड, आप जानते हैं कि वो गलत है परंतु फिर भी आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, अदर पार्टी ने आपकी रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट ना करती। तुम अगर मुझे ना कहते कि ये कार ऐसी है पोपली, कभी कभी हवा में भी चल पड़ती है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ना करता। ये तो तुमने कहा है। अच्छा, अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड। ओ माय गॉड। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने तुम्हें कहा है ये देखो, ये क्या है, ये पहचाना? तुम पहचान गए कि ओह ये तो चेतक है, ये तो चेतक नाम का घोड़ा है। मैंने कहा हाँ ये चेतक है। जानते हो ये चेतक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक कूद सकता है, पहाड़ तक पार कर सकता है। तुमने कहा वाह 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 वाह, कमाल हो गया, आजकल ये मिलता कैसे है? मैं कहा बस यही रह गया था, बस एक महाराणा प्रताप के पास था, दूसरा मेरे पास रह गया। तुम बड़े खुश। तुमने कहा सर किसी भी तरीके से ये दो, मैंने तुम्हें ये चेतक चिपका दिया। तुमने घोड़े को पहाड़ी से उछाला, वो सीधा खाई में तुम्हारे समेत। अब बताइए दोषी कौन है? दोषी कौन है? दोषी मैं हूं, यस, क्योंकि मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन दी, झूठी रिप्रेजेंटेशन दी और तुमने उस पर रिलाई किया, यस, ये फ्रॉड है। अब सोचिए, मैंने कहा चेतक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूद सकता है, कूद सकता है, ये मैंने लिखा और ये मैंने नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, इसलिए कि तुम आओगे, पहले इसे पढ़ोगे, चेतक ले लोगे। परंतु तुमने ये देखा नहीं, तुम सीधा यहां गए, यहां से ऐसे मुड़े और चेतक के सामने जाके खड़े हो गए। लो जी, तुमने चेतक को देखा, चेतक ने तुम्हें देखा और तुमने बोल दिया मुझे चेतक पसंद है। मैंने कहा ले जा भाई। सवाल उठा मैंने फ्रॉड करने की कोशिश की, हां, बट तुमने मेरी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं। तुम उस स्टेटमेंट के कारण तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, तुमने तो स्टेटमेंट ही नहीं देखी। तो फिर तुमने तो आंखों ही, चेतक की आंखों में देखकर चेतक को पसंद कर लिया है। अब चेतक को तुम लेके बाहर निकले, चेतक सीधा पहाड़ी से नीचे। सवाल उठा क्या मैंने फ्रॉड किया, हां या ना? फ्रॉड तब होता है जब आपने फ्रॉड किया हो और सामने वाले ने आपके फ्रॉड पे बिलीव, आपकी स्टेटमेंट पे बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो।
तब फ्रॉड होता है। बोलो ना हाँ भाई। मैं देख रहा हूं फाउंडेशन के क्वेश्चन नंबर 4 से 6 चेक होके आने लग गए हैं, लगातार मेरे पास मेल्स आ रही हैं, आने शुरू हो गए हैं। चलिए फिर कहता है अदर पार्टी जिसने आपके रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव किया था, ही मस्ट हैव सफर्ड द लॉस एज वेल। उसको लॉस भी हुआ हो, उसको लॉस भी हुआ हो। ठीक हो गई इतनी बात। तो ये सारे क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्रॉड है, ध्यान रखना ये फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स को ध्यान रखना पेपर के लिए। उसके बाद आते हैं साइलेंस एज अ फ्रॉड। हाँ जी, क्या चुप रहना फ्रॉड है? अरे आ जाएंगे भाई, सबके आ जाएंगे, चिंता मत करो, अभी तो शुरू हुए हैं, कल तक 100% आ जाएंगे सबके। आज अगले क्वेश्चन का राउंड हो जाएगा आज शुरू। हाँ जी बताइए, क्या चुप रहना फ्रॉड है? दोबारा बोलता हूं, क्या चुप रहना फ्रॉड है? हां या ना? लॉ कहता है खाली चुप रहना फ्रॉड नहीं है। खाली चुप रहना फ्रॉड नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये मेरा चेतक है, अब ये चेतक पागल है, ये तुम हो, तुम आए, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तुमने चेतक को देखा, चेतक ने फिर तुम्हें देखा और तुमने चेतक को पसंद कर लिया और चेतक को तुमने डन का मैसेज दे दिया और चेतक को लेके चले गए। चेतक पागल था, वो तुम्हें लेके कूद गया। कहीं पे तुम्हें लग रहा है मेरा दोष है? नहीं। क्यों? तुमने मुझसे पूछा है कि मैं चेतक ले जा रहा हूं, ये अनसाउंड है या साउंड है? नहीं। तो ना तुमने बोला ना मैंने कुछ बताया, मैं क्यों बताऊं? सेलर के अपनी चीज में कोई कमी हो तो वो बताने के लिए लायबल है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बायर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मान लीजिए सेलर की कोई चीज में कमी है तो बायर ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले तुम उससे पूछो तो सही। अगर सेलर तब ना बताए तो गलत है, बट बायर तुमने पूछा नहीं, सेलर तुमने बताया नहीं, तो सेलर का कोई दोष नहीं है। इसे केविएट एम्प्टर के नाम से भी पुकारते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। बट प्लीज क्वेश्चन को देख लेना कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार पूछा या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, वो जरूर बताएगा। तो कोई भी पार्टी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ टू द अदर पार्टी। इसे केविएट एम्प्टर भी कहते हैं, लेट द बायर बी अवेयर। परंतु कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर सेलर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छा, वो कौन सी सिचुएशन है जहां पर चुप रहना फ्रॉड मान लिया जाएगा? पहला, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रिश्तेदारों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिश्तेदारों से कॉन्ट्रैक्ट में ये ड्यूटी टू स्पीक अराइज हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जिन्हें कहते हैं अबरमेई फिदियाई कॉन्ट्रैक्ट। अबरमेई फिदियाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जहां पर, क्योंकि आपका ना ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एटमोस्ट गुड फेथ में, जहां आपकी ऑटोमेटिकली ड्यूटी अराइज हो जाती है कि आपको सच बताना ही बताना चाहिए। इन्हीं में से एक है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब जब एक पार्टी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रख रही है। कॉन्फिडेंस क्यों रख रही है? क्योंकि आपका रिश्तेदार है, विश्वास करता है आपके ऊपर। सिमिलरली मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ना भी पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर विवाह नहीं हो पा रहा आप लोगों का, तो कन्या पक्ष वाले क्या ये पूछेंगे कि लड़के का विवाह नहीं हुआ, कहीं से वो तो नहीं है ना? समझ गए ना? कहीं ये वो वाली कम्युनिटी से बिलोंग तो नहीं करता ना? समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो कन्या वाले ऐसा सवाल पूछेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शर्मो शर्म में कौन पूछता है? बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक की कि भैया बता दिया जाए कि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो बता दो, छुपाओ मत। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सिमिलरली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लीजिए आपको कोई भी, अगर भगवान न करे कोई भी बीमारी है, तो इंश्योरेंस के टाइम पे बताना चाहिए, हाँ जी हमें ये है, वो है, ये वाला रोग है, वो वाला रोग है, बता देना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना हाँ।
मतलब किसी भी प्रकार का अगर रोग है इंक्लूडिंग गैस, खट्टे डकार, तो इंश्योरेंस के अंदर बता देना चाहिए। चलिए, हाँ हम समझते हैं बेटा, समझते हो तुम मेरे से समझदार हो ज्यादा इस बारे में। मैं तुमसे कुछ हिंट भी दूं तो तुम उस पे ऐसे लिख दोगे। तुम अब बताओ, कमाल कर दिया तुमने। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में भी ये जरूरी है कि हर चीज डिस्क्लोज होगी ताकि फिर बंटवारा हो, हर प्रॉपर्टी सामने रख के फिर बंटवारा हो, अदरवाइज बंटवारा वैलिड नहीं कहलाता। चलिए, फिर दूसरा केस बनता है वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। आपने मुझे कहा कि पोपली सर अगर आपने मना नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि ये चेतक एकदम साउंड माइंड का है। मैं फिर भी चुप रहा, पोप। अब सवाल उठा, चेतक साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का, आप बताओ। तुमने कहा था कि अगर पोपली सर आपने नहीं बताया तो मैं मान लूंगा कि चेतक साउंड है। मैं चुप रहा, तो बताइए चेतक साउंड है या अनसाउंड है? तो ये चेतक साउंड माइंड का माना जाएगा। और अगर अब वो अनसाउंड माइंड का निकला तो ये फ्रॉड है और मैं फ्रॉड का दोषी हूं। तो फिर मैं फ्रॉड का दोषी हूं। तो वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां चुप रहना बोलने के बराबर है। ठीक हो गई इतनी बात? आई होप कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। जी आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज जिसकी कंसेंट गलत तरीके से ऑब्टेन की गई है। अच्छा, रेमेडीज इन केस ऑफ अ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में रेमेडीज क्या है? एग्रीड पार्टी के पास अधिकार है। वो क्या अधिकार है? पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट को मना भी कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को हाँ भी कर सकता है। एग्रीड पार्टी के पास ये 2 अधिकार है। आज हम करेंगे इतना ही। अच्छा, एक और बात, सभी बच्चों के लिए एक, जो भी इस क्लास को सुन रहे हैं सभी के लिए सुनिएगा। एक मैंने शायद पहले भी इनाम घोषित किया था, आज मैं रिवीजन क्लास में दोबारा दे रहा हूं। इस फाउंडेशन बैच के बाद, ये रिवीजन क्लासेस के बाद, अगर आप इन रिवीजन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपके लॉ के अंदर 60 और मोर हैं, आपको मेरे तरफ से कैशबैक है। फाउंडेशन में 60 एंड मोर लॉ के अंदर 5100 का, 5100 रुपए का। अगर आपके 50 एंड अबव हैं, 50 एंड अबव हैं, तो फिर ये कैशबैक है आपके पास 4100 का, 50 एंड अबव है। ठीक है, अगर आपके 70 एंड अबव हैं, ये यहां लिखना था मुझे, 70 एंड अबव हैं, तो ये कैशबैक है 6100 का। और अगर आपके 80 एंड अबव हैं, तो ये कैशबैक है 8100 का। ठीक हो गई इतनी बात? तो ये आप सबके लिए है। और फाउंडेशन के खिलाड़ी में ही मैं उसका कोड डाल दूंगा जैसे ही आप मुझे मार्क्स बताओगे। ये मैं लॉ के मार्क्स बता रहा हूं, जितने भी बच्चे रिवीजन में बैठे हैं सबके लिए है।
ये कैशबैक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज एक क्वेश्चन तो देना है मुझे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज से, और 2 देने हैं इससे। नहीं, आज का क्वेश्चन इसमें से नहीं दूंगा। आज का क्वेश्चन मैं तुम्हें अलग से दूंगा, एक अलग सा क्वेश्चन बना के दूंगा। 2 4 5, चलो अलग से क्वेश्चन बना के दे रहा हूं मैं तुम्हें आज एक। ये नहीं दूंगा, ये तो बुक में है तो तुम देख सकते हो आंसर। मैं ऐसा दूंगा जिसमें थोड़ा पहचानना मुश्किल हो। तो आज के 3 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, और जो सब्जेक्ट मैटर दूंगा उसी को सब्जेक्ट मैटर को ही लिखना। धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। ये 3 क्वेश्चन आज ही दे देना और आज रात को ही इसकी ऑडियो फाइल आ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।